Hello, Assalamu alaikum. How are you all? I hope so that you all are in good health. So today I'm going to narrate a poem which is written by Cummings. The name of the poem is "Oh Sweet Spontaneous." "Oh Sweet Spontaneous" by Cummings. But before discussing the major part of the poem, we should have a very brief idea about the introduction of the poet as well. So Cummings as a stylist. Cumming is a popular, awkward, untraditional, and a modern poet. He was born in 1894 in Massachusetts and he died in 1962. So it means that he's a 19th century or a 20th century. He's an amalgamation of both in these two eras. कमिंग्स बेसिकली इसका क्या था कि ये इसके स्टाइल के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा मशहूर था. ही इज़ नॉट एन एंथोलॉजाइज्ड पोइट, but nowadays he is getting his respect or he is getting famous due to his style. इसका स्टाइल बहुत ही यूनिक, अनकन्वेंशनल और अजीब से किस्म का था. वाई? बिकॉज इसकी जो वर्सिफिकेशन थी, इट वाज टोटली अगेंस्ट द ट्रेडिशनल रूल्स और वो कॉन्शियसली ये काम किया करता था बिकॉज उसके अंदर शायद कुछ ऐसा था कि वो इस तरह की काम किया करता था. सो उसका जो स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक किस्म का स्टाइल है. He has also used spatial gaps, spatial SPATIAL वाला जो स्पेशल है, मतलब कि स्पेसेस बहुत ज़्यादा देता था. फिर पैरेंथेसिस यूज़ करता था, लोअर केसेस. इवन उसका जो अपना नाम है वो उसको भी लोअर केसेस में लिखता था. इंस्टेड ऑफ कैपिटल लेटर्स वो लोअर केसेस यूज़ करता था, E. Cummings. So इसके अंदर ये चीज़ थी. For that reason he is getting famous nowadays. Now coming towards the major part of the poem. Here you go. Oh sweet spontaneous, oh sweet spontaneous earth, how often have the dotting fingers of prurient philosophers pinched and poked thee. अब अगर हम लोग इसकी फॉर्म के ऊपर या इसकी शेप के ऊपर हम लोग फोकस करें, शेप मतलब कि जो शेप होती है ना, उसको उसके लिए एक प्रॉपर टर्म यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रिफोलॉजी. जो कुछ हम लोगों को सामने नजर आ रहा है ना, वो चीज अगर हम लोग देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड ग्रिफोलॉजी. अब इसी तरह ये पोइम है तो इसको इस तरह से शेप किया जाएगा कि ये ट्री की तरह लगेगी. तो वो जो ट्री बना होगा ना, वो शेप जो बनी होगी ना पोइम की, तो वो ट्री की तरह बनेगी. इट मीन्स दैट द पोइम इज ऑल अबाउट द ट्री. तो यहाँ पे भी अर्थ के बारे में बात हो रही है. तो मैंने अपनी तरफ से देखा है तो ये यहाँ से ई भी बन रहा है. मैंने खुद से लिखने की कोशिश की लेकिन मैंने कहा नहीं, एग्जैक्टली इसको अगर इसी तरह से लिखा जाए जिस तरह से पोइट्री ने लिखी थी, उसने जिस तरह से इसको वर्ड्स को जितने गैप्स उसने दिए हैं उसी तरीके से लिखा जाए, देन इट विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर अस. सो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ये ई भी एक किस्म का बन रहा है. सो इट मीन्स दैट द पोइम इज अबाउट द अर्थ. ओ स्वीट स्पॉन्टेनियस. अगर टाइटल पे फोकस करें तो हम लोगों को इतना पता नहीं चलता कि ये पोइम जो है वो किस बारे में होगी. लेकिन जब हम लोग इस पोइम को पढ़ेंगे तो तभी हमें पता लगेगा दैट द पोइम इज अबाउट द अर्थ इटसेल्फ. ओ स्वीट स्पॉन्टेनियस. उसने वर्ड्स भी इस तरह के यूज किए हैं और ये वर्ड्स के कौन से जेंडर से रिलेट करते हैं ज्यादातर? फेमिनिन. तो स्वीट का वर्ड यूज किया है, स्पॉन्टेनियस का वर्ड यूज किया है, तो वो अर्थ को जो है वो फेमिनिन जेंडर से ज्यादा कंसिडर कर रहा है, उसको ज्यादा रिलेट कर रहा है. सो ओ स्वीट स्पॉन्टेनियस अर्थ, हाउ ऑफ्टन हैव द डॉटिंग गैप्स भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह उसने यूज किए हैं. और उसके बाद उसका चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बिल्कुल अनकन्वेंशनल है. जिस तरह से पोइट किया करते थे वैसे नहीं है, एग्जैक्टली वैसे नहीं है, बल्कि उसने खुद से कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना शुरू की हैं. उसके बाद आप देखिए कि डॉटिंग, उसके बाद फिंगर्स. अब ये एक ही लाइन में आनी चाहिए लेकिन उसने इसको नेक्स्ट स्टेंजा में कन्वर्ट कर दिया है, उसको नेक्स्ट स्टेंजा के आगे भेज दिया. और फिंगर्स ऑफ, फिर उसके बाद उसने गैप दिया, प्यूरियन फिलोसोफर्स पिंच्ड एंड पॉक्ड दी. अगर हम लोग यहाँ पे जाके फुल स्टॉप लगाएं, अच्छा वो फुल स्टॉप भी एग्जैक्टली नहीं लगाता था, ना ही कॉमा कॉमा वगैरह को अच्छे तरीके से यूज करता था. तो डी पे अगर आप हम लोग आके रुकते हैं तो हमें यहाँ पे उसका पहला पॉइंट पता चलता है दैट ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट the philosophers, how they manipulate, how they have used the earth. So he basically dismantles the stanza form. There is no rhyme scheme. He's not consciously using punctuation. There is a full violence of versification rules. He basically dismantles or upsets the apple cart of a poetry by axing the form.
फॉर्म को बिल्कुल उसने काट के रख दिया है, जिस तरह से हुआ करती थी वैसी नहीं है. So there is a violence of versification as well. And this poem is basically an apostrophe to the earth, like he is addressing to the earth itself. So उसने इतना बड़ा टाइटल दे दिया है, ओ स्वीट स्पॉन्टेनियस, मतलब कि वो अर्थ को एड्रेस कर रहा है. एंड अर्थ इज यूज्ड एज अ फेमिनिन हियर. He has used those words which are not very much respectful. फॉर एग्जाम्पल इसने वर्ड यूज किया होगा प्यूरियंट, पिंच्ड एंड पोक्ड. सो इससे पता लगता है कि ये मोलेस्टेड किस्म की जो लैंग्वेज होती है उसने ये यूज किया. लैंग्वेज ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, इस तरह की लैंग्वेज उसने यूज किया कि हम लोगों को आइडिया हो रहा है कि किस तरह से अर्थ को जो है वो यूज किया गया है in the past, in the present, and nowadays as well. So here Cumming is talking about three people to whom he did not like. The first is philosophers, the second is the scientists, and the third one is the religious people. So तीन जगह के लोगों को उसने एड्रेस किया है कि वो किस तरह से अर्थ को जो है वो यूज कर रहे हैं. यहाँ पे अगर हम लोग देखें द डॉटिंग फिंगर्स ऑफ, सो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा लविंग, एक्स्ट्रा और टू मच लविंग, लाइक सोफोकेटिंगली लविंग जो है ना, कि बंदे का सांस बंद हो जाता है, इतनी ज्यादा लविंग किस्म की उसने, मतलब कि ये वर्ड्स वो यूज कर रहा है, इस तरह के वर्ड यूज कर रहा है कि हम लोग फील कर सके कि अर्थ को किस तरह से फील होता है. बिकॉज अर्थ इज अ प्लेस ऑफ स्पॉन्टेनिटी, वो चीजों को उगाती है. अब जिस तरह से वो एक शेर भी है, सब्जा को जब जगह ना मिली तो बन गया रुए आप पर काई. तो ये खुद से चीजें निकलती रहती, स्प्राउट होती रहती हैं. लेकिन फिलोसोफर्स ने और साइंटिस्ट ने और रिलीजियस पीपल ने इसको इस तरह से यूज किया है दैट वो एक किस्म का उसको मोलेस्ट कर रहे हैं, उसको नहीं वो चीज दे रहे हैं, नहीं उसको रहने दे रहे हैं, चैन से नहीं सब कुछ करने दे रहे हैं. तो यहाँ पे वो अर्थ के लिए बोलता है, जिस तरह फेमिनिन जो एक मूवमेंट है ना, वो जिस तरह से अपने राइट्स के लिए आवाज उठाती है, इसी तरह उसने अर्थ के लिए आवाज उठाई है थ्रू दिस पोएम. So here the poet is showing extra conscious nature towards the earth. फिर इसके बाद वर्ड्स उसने यूज किए pinched and poked, एंड फिंगर्स का वर्ड उसने यूज किया है और इसको फिर दोबारा से वो फेमिनिन क्रीचर की तरफ लेके आ रहा है. He presents earth as vulnerable feminine creature by the fingers of philosopher, and earth has been the subject of the study. And he has also used the language of physical intimacy, sexual language, in order to see the relationship between the earth and the philosopher. वो हमें पोर्ट्रे करना चाहता है कि क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है फिलोसोफर्स और अर्थ के दरमियान में. प्योरियंट के वर्ड इसने यूज किया यहाँ पे. इसका मतलब है कि ऐसे एक्शंस जो कि सीक्रेटली कोई बंदा देख रहा होता है, सीक्रेटली वॉचिंग पीपल फ्रॉम द सीक्रेट प्लेसेस व्हेन दे आर इन अनड्रेस्ड और इन अ सेक्सुअल रिलेशनशिप. सो इस तरह के वर्ड्स उसने यूज किए हैं. अगर हम लोग देखें पास्ट में, अगर हम लोगों ने जॉन डन की पोएम पढ़ी हो सनराइजिंग, तो वहां पे भी वो सन को एज अ प्यूरियंट के तौर पे यूज करता है, वो ये लफ्ज यूज करते हैं कि वो उसको छुप छुप के देख रही है. सो सेम इज द केस हियर कि किस तरह से उसने ये लैंग्वेज यूज किया है, वो क्यों यूज किया, और फिलोसोफर्स इस तरह के काम कर रहे थे अर्थ के साथ. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा, जिसमें हम लोग इसको सेकंड स्टैंजा का नाम देते हैं, वेयर इट हैज, यहाँ पे अगर हम लोग प्रोनाउन इट लगा देते हैं, सो इट हैज द नॉटी थंब ऑफ साइंस प्रोडेड दाई ब्यूटी. यहाँ पे जाके वो फुल स्टॉप भी कहाँ पे लगा रहा है, हाउ के साथ बिल्कुल मिला के इंस्टेड ऑफ ब्यूटी के पास. तो ये भी इसके स्टाइल में आता है कि किस तरह से वो उसका पीरियड वो किस तरह से यूज करता है, पंक्चुएशन किस तरह से यूज करता है, कोमा किस तरह से यूज करता है, स्पेसेस, पैरेंथेसिस, कोमा, ब्रैकेट्स, एवरीथिंग. तो हर चीज को काट देता है, मतलब कि डिसमेंटल कर देता है. वो नहीं मानता है ऐसी चीजों को. वो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं वहां से वो इमर्ज करके एक नए एरा की तरफ आ रहा है, एक न्यू चीज हमारे लिए क्रिएट कर रहा है. ही इज बेसिकली इमेंसिपेटिंग फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड वर्सिफिकेशंस एंड रूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो हियर ही हैज यूज्ड द वर्ड नॉटी थंब. थंब जो है वो अब हम लोगों को, अब हम लोग फिंगर्स में भी देखें तो थंब इज द वन विच कैन, कि वो सबसे ऊपर खड़ा है. तो उसको यहाँ पे एक किस्म की मेस्कुलिन वोकैबुलरी, बाइनरीज हम लोग कह सकते हैं कि यूज हुई है. वहाँ पे फेमिनिन फिंगर्स जो है वो फेमिनिन का शो कर रहे हैं, और यहाँ पे थंब जो है वो मेस्कुलिन का शो कर रहा है. तो यहाँ पे बाइनरीज क्रिएट हो रही है फेमिनिन और मेस्कुलिन की भी. इसके बाद ये सेकंड जो इंस्टीट्यूशन है उसकी बात कर रहा है. साइंटिस्ट ने उसको किस तरह से यूज किया है. उसने यहाँ पे सिंडिकी भी यूज की है.
थम के तौर पे, थम यहाँ पे एज ए सिनेक्टिकी यूज हुआ है। इसका मतलब है पार्ट इज यूज्ड फॉर द होल, मतलब कि वो सिर्फ थंब की बात नहीं कर रहा, वो बल्कि पूरे हाथ की या पूरे बाजू की या पूरे जिस्म की भी बात कर रहा है। सो हियर ही इज फॉर ग्राउंडिंग द पार्ट्स और सबऑर्डिनेटिंग द पोजीशन ऑफ द रियल फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद इज एट क्रॉस पर्पसेस विद वाशिंगटन, so the relationship between it means that the relationship with America are not good. तो यहाँ पे इस्लामाबाद और वाशिंगटन के जो लफ्ज़ हैं वो यूज़ हुए हैं, इस्लामाबाद यूज़ हुआ है पाकिस्तान के लिए और वाशिंगटन यूज़ हुआ है अमेरिका के लिए। तो यहाँ पे पार्ट और होल का रिलेशनशिप जो है वो भी बता रहे हैं कि किस तरह से यूज़ हुआ है। और दूसरी जो बात है वो हम लोग ईडियम खासतौर पे यूज़ करते हैं, द रूल ऑफ थंब। तो एज थंब इज यूज्ड इन साइंस एंड फिजिक्स, साइंस एंड फिजिक्स में मोस्टली थंब यूज किया जाता है, सो दैट्स व्हाई ही इज कॉन्शियसली यूजिंग द वर्ड थंब हियर। फिंगर्स वहाँ पे उसने फिलोसफर्स के साथ यूज किया और यहाँ पे उसने थंब यूज किया साइंटिस्ट के साथ, कि वो किस तरह से अर्थ को यूज करते रहे हैं थ्रू आउट द टाइम। यहाँ पे हमें पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि किस तरह philosophers और scientists ने through the use of fingers and their thumbs they have made multiple experiments over the earth, over the surface of earth, and they have used it. In the next line, how often have religions taken thee upon their scraggy knees, squeezing and buffeting thee that thou mightest conceive gods. So in these lines, the speaker goes on to describe how religions have used the earth as well. They have gotten down on their scraggy knees and used the earth as they saw fit. It is a source of interest for all parts of humanity and everyone is abusing it differently. किस तरह से philosophers, scientists and religious people top पे हैं ये लोग, और फिर भी ये लोग यूज कर रहे हैं अर्थ को, किस तरह से ये मतलब कि अब्यूज कर रहे हैं एक किस्म का। एवरीवन इज सीकिंग मीनिंग फ्रॉम नेचर एंड मूवमेंट्स ऑफ लाइफ। रिलीजन का यहाँ पे अर्थ इज यूज्ड एज रिलीजियसली, और यहाँ पे उसने रिलीजन का जो वर्ड है वो कैपिटल के साथ नहीं लिखा, बिकॉज ही हैज अ हैबिट ऑफ यूजिंग कैप्स लॉक एंड लोअर केसेस, कॉन्शियसली वो यूज करता है जानबूझ के, ताकि इफेक्ट क्रिएट किया जा सके। और यहाँ पे वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा रिलीजन को, उसने आर का जो वर्ड है वो कैपिटल में, आर का जो लेटर है वो कैपिटल यूज नहीं किया। अब यहाँ पे एक और आइडिया भी आता है जो कि पटोलमी का आइडिया है, इजिप्शियन है ये। सो इसके नज़दीक जो था, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ये जियोसेंट्रिक जो आइडिया है ये उसकी बात हो रही है 2 AD में, that sun revolves around the earth and Roman Catholics made it true and they believe it. वो समझते थे कि अर्थ इज द सेंटर, क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन ऑफ ऑल पीपल, और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो उनका जो चर्च है ना वो मेन प्लेस है, और चर्च के अंदर फिर जो पोप है वो जो है वो सेंटर, ही इज द सेंटर एंड ही इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो उनके नज़दीक अर्थ जो है वो इस वजह से रिलीजियस लोगों के लिए इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद नया कंसेप्ट आता है हीलियोसेंट्रिक और कॉपरनिकस, 14th व 15th सेंचुरी में आई गेस आता है। तो वो कहता है कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स नॉट द अर्थ। अब रिलीजियस जो पीपल थे उन लोगों को तो आग लगी कि ये कैसे हो सकता है, अगर मतलब कि सारे आइडियाज जो हैं वो अपसाइड डाउन हो गए हैं। अगर अर्थ सेंटर नहीं है तो इट मीन्स कि वो हमें भी डिनाई कर रहे हैं कि रिलीजन हमारा सेंटर में नहीं है, पोप हमारा सेंटर में नहीं है। तो सारे जो आइडियाज थे उनको स्कैटर्ड हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन लोग जिसने ये बात की थी ना कोपरनिकस ने, उसको उन्होंने एज अ हेयर से कहा क्या कि ना कि ये जो है ये ब्लास्फेमियस किस्म की बातें कर रहे थे, तो उसको उन्होंने पनिशमेंट दे दी। तो क्योंकि पता था कि लोग जो है वो फिर बात करेंगे, तो अर्थ को जहाँ यहाँ पे यूज किया गया फॉर द रिलीजियस पर्पस। सो अर्थ इज यूज्ड एज अ पर्सोनिफिकेशन कि वो किस तरह से अर्थ जो है वो उसको यूज किया जा रहा था। स्क्रैगी का मतलब है कि रफ जो है वो रफ नीज के थ्रू, और उसको बुफेट का वर्ड अगेन फिजिकल इंटीमेसी के तौर पे यूज हुआ है कि किस तरह से अर्थ को यूज किया जाता था। So earth is used through the use of extreme language, rape मतलब कि rape like language का इस तरह से यूज किया गया है कि अर्थ का जिस तरह से रेप हो गया या अर्थ जो है उसको मोलेस्ट किया जा रहा है, वो किस तरह से उसको थ्रू आउट द टाइम यूज किया जा रहा था। और उसके बाद जो वॉर का कॉन्सेप्ट है, इफ वॉर्स आर सेक्युलर देन देयर इज नो केयर फॉर द अर्थ and it is treated like enemies and nobody cares what is happening with the ocean, rivers and crops, and religion has put the earth on its scraggy knees.
वॉर्स भी होती हैं तो अर्थ की कोई फिक्र नहीं की जाती है। दे आर जस्ट वाटरिंग देयर ओन पर्सनल मोटिव्स एंड ambitions, whatever they have in their mind, they want to achieve it, whatever be the consequences of that thing. बेशक अगर दरियाओं में खून बहता है बहे, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं हो जाएं, लेकिन उनको कोई फिक्र नहीं आती है। अलोंग विद द वॉर्स एंड लैंडस्केप इज आल्सो डिस्टर्बिंग, एंड एज वी कैन सी इन द पास्ट दैट क्रूसेड्स वर फॉट इन द नेम ऑफ अ रिलीजन। तो रिलीज थ्रू किस तरह से सारी चीज़ों को उन्होंने यूज़ किया है। ट्रू to the incomparable couch of death, thy rhythmic lover, thy answerest them only with spring. Now, this is very much important. This is basically the answer of Earth towards these institutions. अब जो ई कमिंग्स है उसकी ये बात है कि वो जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है वो पैरेंथेसिस में करता है। हालांकि पैरेंथेसिस हमेशा यूज़ किए जाते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, या लेस इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्या कहते हैं वो लोग, जो पोइट्स या कोई भी ऑथर होता है वो ब्रैकेट्स में डालता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि इम्पोर्टेंट जो मैसेज है उसने पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स में किया है। सो द लास्ट स्टैंजा इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो क्वेश्चन ऊपर किए हैं इन तीन इंस्टीट्यूशंस ने, ये उनको आंसर दे रही है। वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम अर्थ हमें देती तो देती क्या हो आखिरकार, मतलब कि हमें बताओ कि ये गॉड्स तुम कैसे क्रिएट करती हो, हमारे लिए गॉड्स क्रिएट करो, हमारे लिए माइटियस्ट किस्म के लोग क्रिएट करो। So they are attempting to find a god in the natural elements of the earth, and they are attempting to force that specific meaning of it, just as scientists and philosophers have their own goals. So rather than giving answer with a clear information about the purpose of life, God, and any other meaning that one might be seeking, the earth answers with only the word spring. So Cumming concludes that spring is the only answer towards all these questions. स्प्रिंग जो है वो अर्थ का फेवरेट सीजन है, जिसमें वो नई नई चीज़ों के जो है स्प्राउट करती है, नई नई चीज़ें निकलती हैं, वो वेजिटेबल्स निकालती है, फ्रूट्स निकालती है, या कोई भी नेचुरल फिनोमिना है, फ्लावर्स निकालती है, ऐसी चीज़ें जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो है वो सारी चीज़ें जो है वो ब्लूम कर रही होती हैं इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग। सो अर्थ जो है वो आंसर देती है किस फॉर्म में, स्प्रिंग सीजन में। सो अर्थ गिव्स बर्थ टू द स्प्रिंग सीजन। एट द एंड यही हम लोग कह सकते हैं कि E. Cummings, he is an untraditional, unconventional poet, and he has used syntax in a very untraditional way. He is violating the normal use of a language, and he also practices syntactical aberration. सिंटैक्टिकल एबेरेशन का मतलब है कि उसने डी-शेप किया है, मतलब कि एक जो शेप प्रॉपर फॉर्म या वर्सिफिकेशन के रूल्स होते हैं उसको वो बिल्कुल वायलेट किया है उसने। His language is going in haywire, इस तरह से, मतलब कि haywire बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एट फर्स्ट रीडिंग में कोई भी जो नॉर्मल बंदा है उसको एक दो रीडिंग्स में कभी भी समझ नहीं आ सकती है पोइम, जब तक कि प्रॉपर इसका हम लोग इनर मीनिंग हम लोग देखते नहीं हैं, या उसका हम लोग बैकग्राउंड नहीं देखते कि वो किस बारे में बात कर रहा है। और उसकी मोस्टली पोइम्स के टाइटल भी नहीं होते। वेरी फॉर्चुनेटली इस पोइम का टाइटल है ओ स्वीट स्पॉन्टेनियस, बट मोस्टली इसकी पोइम्स के टाइटल तक नहीं होते। सो जो फर्स्ट लाइन होती है उसी को ही टाइटल कंसिडर किया जाता है। एंड ऑल्सो देयर इज नो कैप्स, एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ ईच स्टैंजा। कोई किसी लाइन के फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल नहीं है। वो कैप्स लॉक यूज, मतलब कि जब उसकी मर्जी करती है कैप्स लॉक यूज करता है किसी भी चीज के साथ, और जब उसकी मर्जी होती है वो लोअर केसेस यूज करता है। इट डिपेंड्स अपॉन हिज माइंड, और वो किस तरह से खेलता रहा है या खेल रहा है। ये अब हमें नहीं पता कि उसने इस तरह से क्यों किया है, बट वट एवर बी द रीजन, उसकी पोइम्स जो है दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और उनका एक स्पेशल मीनिंग है जो कि हम लोगों को रीडर एज अ रीडर के तौर पे हम लोगों को समझना होगा। सो हिज पॉइंट ही हैज यूज्ड एन आइसबर्ग थ्योरी, जो कि उसने हेमिंगवे ने, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने दी थी कि 80% जो होता है वो रीडर को खुद एज्यूम करना चाहिए, और जस्ट 20% जो है वो ऑथर जो है वो देता है। सेम लाइक द केस ऑफ आइसबर्ग, कि आइसबर्ग का कुछ हिस्सा जो होता है वो ऊपर होता है, लेकिन जो उसका 80% होता है वो नीचे रहता है। सो सेम इज़ द केस फॉर द रीडर एंड फॉर द ऑथर, कि वो किस तरह से अपना वर्क लिख सकता है, कि सिर्फ जो 80% है वो रीडर के ऊपर रखे, और जो 20% है वो जस्ट ऑन द पीस ऑफ द पेपर रहना चाहिए। So E. Cummings is a person who has truly given the example of that iceberg theory from Ernest Hemingway. That's it from my side.
Thank you so much for listening. And if you have any question, you can ask in the comment section. And do subscribe our channel. Thank you. Allah Hafiz.